चैनल MHN नॉलेज के नाम से, काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब हम अपलोड करें उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक मौसूल होती रहे। उम्मीद करते हैं आपको भी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा दोस्तों, तो हमारा जो पहला MCQs है जो मैं सोल्यूशन कर चुका हूँ, इनके आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ कि किस तरह इसको सॉल्व किया गया है। ऊपर टास्क बार में मैं कर्सर ले जाता हूँ, यहाँ पर आपको यानी फार्मूला कैलकुलेशन किस तरह कैलकुलेशन की गई है, जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर यानी तीर का निशान जा रहा है उधर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी शो कर दी जाएगी, यहाँ से देख लीजिएगा किस तरह कैलकुलेशन की गई है। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइनेंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी से रिलेटेड के क्वेश्चन ये है कि आपने एक टीवी ख़रीदनी है और आपको वो टीवी मार्केट से 10,000 में मिलेगी, लेकिन इस टाइम मौजूदा वक्त में आपके पास 6,000 रुपये हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं कि 5% कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट रेट लगा लें तो आपको कितना वक्त दरकार होगा कि आपके पास 10,000 रुपये पूरे हो जाएं और आप अपनी टीवी ख़रीद लें। यानी नंबर ऑफ़ ईयर हमने फाइंड करना है कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला इसमें लगेगा। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला होता है FV = प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R। R जो है इंटरेस्ट रेट को डिनोट करता है, जबकि रेज़ टू द पावर n जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दोस्तों 10,000 हमारी फ्यूचर वैल्यू है, 6,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, 1.05 हमारा रेट है यानी 1 जो है फार्मूले का और प्लस R 5% है। 5% को 100 पर डिवाइड करेंगे तो 1.05 आ जाएगा रेज़ टू द पावर n। तो फार्मूला जो है FV = PV है। PV मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + R रेज़ टू द पावर n के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो FV की तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद ये आंसर आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 1.05 n रेज़ टू द पावर रह जाएगा। फिर आगे तो इसके सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इसका हम दोनों साइड पे लॉग ले लेते हैं। हमने जहाँ पर लॉग ले लिया है n यहाँ पर रेज़ टू द पावर में था। जब भी कोई चीज़ रेज़ टू द पावर में हो और उसका लॉग उस डिजिट का आप लॉग लें तो जो रेज़ टू द पावर में वैल्यू होती है वो लेफ़्ट साइड पे चली जाती है, जबकि जो काउंटिंग डिजिट्स होते हैं उनका लॉग ले लिया जाता है। तो ये दोनों का लॉग लेने के बाद 0.221 और 1.05 का लॉग लेंगे तो 0.211 आ जाता है। 0.221 को जब हम 0.0211 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10.46 आ जाता है। तो ये मेरे कर्सर को देखिएगा 10.51 इसका आंसर दिया है, जो कि इस आंसर से ये ऑप्शन को मैच करें तो ये मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर है, इसलिए 10.46 जब आंसर आ गया तो हम 10.51 ऑप्शन को करेक्ट कंसीडर करेंगे। यानी 10.51 ईयर्स हमें चाहिए 10,000 रुपये तक पहुंचने के लिए ताकि हम टीवी ख़रीद सकें। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पे बैक पीरियड का पूछा गया कि कितने ईयर में आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी कर लेंगे। तो पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट कैश फ्लो पर पीरियड। नेट कैश फ्लो पर पीरियड ये इसका फार्मूला है पे बैक पीरियड का। सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 200 है, जबकि नेट कैश फ्लो पर पीरियड 400 है। जब डिवाइड हो जाएगा 0.5 आ जाएगा। 3 ऑलरेडी गिवन है तो 3 + 0.5 3.5 आ जाएगा। अगर किसी दोस्त को ये डाउट हो रहा हो कि ये क्वेश्चन गलत सॉल्व हुए हैं तो काइंडली फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्राइस पर शेयर इज़ $30 एंड अर्निंग पर शेयर इज़ $3.5। देन प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो वुड बी। हमने प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो फाइंड आउट करनी है। प्राइस ऑफ अर्निंग रेशो का फार्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर का फार्मूला क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला हमारे पास होता है
वो ऊपर हम फार्मूला यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। तो हमारे पास शेयर प्राइस 30 है और अर्निंग पर शेयर 3.5 है। 30 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो 8.57 टाइम्स में इसका आंसर आ जाएगा। ये आंसर हमारा करेक्ट है। ऑप्शन में अगर दिया हो तो इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है कि नेट इनकम अवेलेबल टू स्टॉक होल्डर इज़ $125 एंड टोटल एसेट इज़ 1096। देन रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी हमने फाइंड आउट करनी है। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज कॉमन इक्विटी। तो नेट इनकम हमारे पास 125 है, जबकि रिटर्न एवरेज कॉमन इक्विटी हमारे पास 1096 है। इसको 125 को 1096 पर डिवाइड करेंगे तो 0.11 आंसर आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.405 ROCE हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इफ़ यू हैव ₹850 एंड यू प्लान टू सेव इट फॉर 4 years विद इंटरेस्ट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये इसका फार्मूला है। ये इधर सोल्यूशन तो दिया हुआ है, लेकिन चले इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्यूचर वैल्यू का ये फार्मूला होता है 850 मल्टीप्लाई 1.10, यानी यहाँ पर अगर आप देखें 1.10 की रेस टू द पावर 4 है। अगर आप 4 साल तक इसको संभाल के रखेंगे तो ब्रैकेट में 1.10 रेस टू द पावर 4 प्लस रेस टू द पावर 4 है। 4 साल तक आपने सेव रखना है तो 1.46 कितनी अमाउंट है 850। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 850 मल्टीप्लाई 1.464 तो 1244 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन में 1244 दिया हुआ हो तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिटर्न ऑन एसेट 5.5%, टोटल एसेट हमारा 3000 है और कॉमन इक्विटी 1050 है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी वुड भी, हमने रिटर्न ऑन इक्विटी को फाइंड आउट करना है। तो पहले पार्ट हम ROA फाइंड आउट करेंगे। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट उसने 5.5% दिया हुआ है, टोटल एसेट भी दिया हुआ है 3000 का। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3000 मल्टीप्लाई 5.5 होगा तो हमारे पास 165 आंसर आ जाएगा। 165 उसके बाद हम रिटर्न ऑन कॉमन इक्विटी फाइंड करेंगे। तो उसका फार्मूला होता है ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम फर्स्ट पार्ट में 165 आ चुकी है, डिवाइडेड बाय 105 करेंगे 1050 जो कि कॉमन इक्विटी हमारी जब डिवाइड करेंगे तो 0.15 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.71 हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर अ कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू 12। बजटेड आवर्स हमारे पास 4000 है, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 4400 है, मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन द बजट पीरियड 4800 है, एक्चुअल आवर्स 3800 है। एक्टिविटी रेशो ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ, एक्टिविटी रेशो का पूछा गया। एक्टिविटी रेशो ऑप्शन भी दिए गए हैं 111, 120, 95%, 117%। तो एक्टिविटी रेशो का फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। इसको देख लेते हैं किस तरह सॉल्व किया गया है। तो 4400 डिवाइडेड बाय 4000 मल्टीप्लाई 100 110 आ जाता है, जो कि 111 के बहुत करीब है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैं यहाँ पर एक हिंट लिख देता हूँ, एक नोट लिखता हूँ। नोट ये है कि काइंडली चेक दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को खुद भी
सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ऑप्शन हमारा 111 ही है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें पूछा जा रहा है, हमने क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी इक्विवेलेंट यूनिट शुड बी प्रोड्यूस। यूनिट्स का हमने बताना है कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो सेल्स यूनिट हमारे पास 500,000 दिए गए हैं, एंडिंग फिनिश गुड हमारे पास 1.5 लाख हैं, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस 60,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 80,000 है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारे पास 50,000 है। राइट हैंड साइड पे सारी डिजिट्स ऐड हो जाएंगी, लेफ़्ट हैंड साइड पे सारी डिजिट ऐड हो जाएंगी, जो कि 710 बनता है। दोनों साइडों का सम 710 बनता है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है 580 से कम है। तो यूनिट इक्विवेलेंट यूनिट शुड बी प्रोड्यूस, तो ये कितनी हो जाएंगी 580,000। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा गया क्वेश्चन, इफ़ द टर्न एसेट्स और इफ़ द एसेट टर्नओवर एंड प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अ कंपनी 1.5 एंड 0.35 रिस्पेक्टिवली, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमने फाइंड आउट करके देनी है। एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला क्या होता है, नेट सेल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो ये वर्किंग 1 मैंने साइड पे की हुई है, यानी एसेट टर्नओवर रेशो का फार्मूला सेल डिवाइडेड बाय एसेट, और प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। तो सेल ऊपर हैं और यहाँ पीएम में सेल नीचे है, ये दोनों आपस में क्रॉस कटिंग हो जाएगी, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसेट बच जाता है। लेकिन इसमें उन्होंने पूछा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हम एसेट टर्नओवर रेशो मल्टीप्लाई प्रॉफिट मार्जिन करेंगे तो 0.65 आंसर आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। उसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपनी इज़ करेंटली ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी लेवल, यानी कंट्री जो है अभी 80% कैपेसिटी लेवल है, उनकी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कर रही है। नॉर्मल कैपेसिटी जो है उसकी 15,000 यूनिट्स की होती है। द वेरिएबल कॉस्ट 14 एंड द फिक्स्ड कॉस्ट 8 लाख, यानी 8 लाख तो पड़नी है कॉस्ट, चाहे आप काम करें या नहीं करें। इफ़ द कंपनी वांट्स टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 400,000 देन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट शुड बी, यानी अगर 4 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहती है तो फिर प्रोडक्ट पर यूनिट प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। तो आइए इसको ऑप्शन दिए हुए इसको किस तरह सॉल्व किया गया है। सबसे पहले हमने देखना है कैपेसिटी लेवल ऑफ अ कंपनी, 80% उसकी कैपेसिटी है। नॉर्मल कंडीशन में वो 1.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब है अगर वो इतनी इसकी नॉर्मल कैपेसिटी है, मल्टीप्लाई 80% करके देखते हैं तो 120,000 उसकी कैपेसिटी लेवल है इस वक्त कंपनी की। वेरिएबल कॉस्ट 80% पे हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 1,20,000 यूनिट की कैपेसिटी है, तो वो 14 पर यूनिट है। 14 को हम यानी 120 को अगर हम मल्टीप्लाई दे दें 14 के साथ तो 168,000 आ जाता है। ऊपर फार्मूला भी लिखा हुआ है। फिक्स्ड कॉस्ट तो 8 लाख दी हुई है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उन्होंने 4 लाख दिया हुआ है। तो इन तमाम कॉस्ट को आपस में ऐड कर लिया जाता है इनको, यानी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो टोटल प्राइस हमारी कैलकुलेट हो जाती है, जो कि बनती है 2,88,000। 2,08,80,000 टोटल प्राइस बन जाती है। फिर प्राइस पर यूनिट किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि 80% उसकी कैपेसिटी है, तो इस टोटल प्राइस को 120,000 से डिवाइड कर देते हैं, तो फिर हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट 24 आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने ओपनिंग स्टॉक दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है, रॉ मटेरियल परचेजेस दिया हुआ है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग दी हुई है। हमने फाइंड आउट फैक्ट्री और हेड्स फाइंड आउट करने हैं। ऑप्शन बी दिए हुए हैं, किस तरह फाइंड आउट किए हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 11,570, परचेजेस है 128,450, क्लोजिंग स्टॉक है
10,380। तो हमारे पास इसको सम करने से यानी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। ऊपर देखें ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को ऐड किया हुआ है, माइनस N97 10,380 इसमें से लेस किया हुआ है, तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट हो गया। डायरेक्ट लेबर का उन्होंने क्या कहा हुआ है कि डायरेक्ट लेबर हमारी यहाँ पर 1% होगी, जबकि फैक्ट्री ओवरहेड उन्होंने 45% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी हुई है तो यानी ये हमारा 1% है, ये हमारा 45% है, तो टोटल कितना हो गया 1.45। डायरेक्ट लेबर हमारी कितनी होगी 1.45 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे मेंशन किया। इसको कैलकुलेट कैसे किया गया, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी गिवन है जो कि बनती है 339,165, फिर R97, R में क्या देखते हैं, ये देखें ये 97 आ रहा है इधर, अच्छा ये हमारी है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, TMC इसको कह देंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये इस राइट साइड पे लिख लेते हैं, ये हमारी है TMC टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये हमारी है रॉ मटेरियल। तो इसको जब लेस करेंगे हम इन दोनों यानी इसमें से लेस करेंगे ये चीज़, तो हमारे पास 129,640 आ जाता है, जो कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल है। अकाउंटिंग में जब नीचे से ऊपर की तरफ कैलकुलेशन की जाती है तो जो चीज़ माइनस हो रही है उसको प्लस कर देते हैं और जो चीज़ प्लस हो रही है उसको माइनस कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर एक बार फिर हम दिस, तो वो माइनस हो रही है इसको प्लस करेंगे, ये 209,525 हमारे पास इस अब 20945 हमारे पास आ गया। इसमें 45% जो है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड है और 1% जो है हमारी डायरेक्ट लेबर इंक्लूड है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1.45 टोटल हमारी डायरेक्ट लेबर हो जाएगी, तो वो इसको R99 को डिवाइड किया हुआ है 1.45 से, हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाएगी और इसका फिर 45% लिया गया जो कि हमारी फैक्ट्री ओवरहेड कंसीडर की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मिनिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ रॉ मटेरियल आर 4,000 एंड 9,000 यूनिट रिस्पेक्टिवली, फाइंड आउट इट रीऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स। क्वांटिटी यूनिट्स रीऑर्डर का एवरेज स्टॉक लेवल का फार्मूला है मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर लेवल। 4,000 एवरेज स्टॉक लेवल है हमारे पास, 9,000 यूनिट्स जो है मिनिमम स्टॉक है, प्लस 1/2 रीऑर्डर लेवल हमने फाइंड करना है। तो ये 4,000 माइनस 9,000 5,000 हो जाता है 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी से 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 1/2 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर कर्सर को देखिएगा 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो 2 इससे 2/1 यानी ये 2/1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास
10,000 रीऑर्डर क्वांटिटी आ जाती है। तो इसमें 10,000 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ए ऑप्शन है 8, सी बी ऑप्शन है 11,000, डी ऑप्शन है 9,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्कर हैज़ अ टाइम rate of 15 hours, he made 720 units of components, standard time 5 minutes per unit. In a week of 48 hours, his total wages including row and bonus for the week, A option है 792, B 820, C 840, D 864। इसको कैलकुलेट करते हैं। किस तरह इसको कैलकुलेट किया गया है। स्टैंडर्ड टाइम, सबसे पहले तो हमने वर्क हैज़ अ टाइम रेट 15 आवर्स है, यूनिट कंपोनेंट्स मेड 5, स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स पर यूनिट तैयार किए गए हैं। स्टैंडर्ड टाइम ये है उसका 720 टोटल यूनिट्स थे, 720 टोटल यूनिट्स थे। तो 60 कैसे आया, N127 क्या है 720। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, डिवाइडेड बाय 60 किया, यानी 60 मिनट। इसको हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। टोटल टाइम टेकन 48 आवर्स लिए हुए थे, जबकि टाइम सेव्ड यानी 60 माइनस 48 12 घंटे इसने सेव किए। फिर इसको यानी हमने उसमें बताना है कि उसके वेजेस बोनस मिलाकर कितना बनता है। वर्क वन से हमने क्या फाइंड किया है, 12 घंटे, यानी ये जो ऊपर फार्मूला आपको मैं कर्सर ले जाता हूँ, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। 12 हमारे पास टाइम सेविंग है, यानी 12 घंटे जो सेव किए हैं, 48 घंटे का काम किया गया, 48 घंटे टाइम टेकन है, जबकि 15 हमारे पास वेजेस हैं। उसको जो वेजेस दी गई हैं वो 15 है। उससे 8640 आ गया। इसको 60 पे डिवाइड किया है, 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 720 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये देखें 0128 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 15, 720 टोटल वेजेस आ जाएंगी। बोनस कैसे फाइंड आउट किया, बोनस इस तरह फाइंड किया, ये W1 इसके सामने लिखा, ये बोनस फाइंड आउट किया, जबकि 720 128 मल्टीप्लाई, यानी ये सिंपल फार्मूला इसमें लगाया होगा 48 और है मल्टीप्लाई 15 सॉरी, क्योंकि 15 के हिसाब से पेमेंट की गई है ना पर आवर की, तो ये 720 आ गया। और ऑर्स किस तरह फाइंड आउट किए हैं, बोनस किस तरह फाइंड आउट किया, वर्किंग वन में शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। टाइम सेव है, 48 टाइम टेकन है, मल्टीप्लाई 15 रेट था, तो 8460। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से, 144 हमारा बोनस आ गया 12 घंटों का, तो 720 प्लस 144, ये नीचे कर्सर देखिएगा 864 आंसर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, और इसका सोल्यूशन भी बता दिया गया कि कैसे सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि A Limited has a sale of 2200, total fixed cost, variable cost, raw material consumed और number of units sold। तो BEP ब्रेक इवन पॉइंट इन 9 यूनिट्स उन्होंने पूछा गया अगर रॉ मटेरियल को 2% से रिड्यूस कर दिया जाए। सबसे पहले ब्रेक इवन का फार्मूला देखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मार्जिनल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फार्मूला है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस, लेकिन यहाँ पर सेल प्राइस माइनस 2%, रिड्यूस मटेरियल प्राइस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल प्राइस हमारे पास 1% है, यानी 100% है। तो 0.49 कैसे फाइंड आउट हुआ है, सेल प्राइस ये है
सेल प्राइस कैसे फाइंड आउट हुआ है, 2200 डिवाइडेड बाय 22,000। RM किस तरह फाइंड हुआ है, 1100 डिवाइड बाई 22,000, लेकिन इसको फिर 2% से रिड्यूस भी करना है तो 0.049 आ जाएगा। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस कैसे है, 570 डिवाइड बाई 22,000, 0.02, तो ये आंसर आ गया 0.31। 0.31 हमारे पास मार्जिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, ब्रेक इवन के फार्मूले में पुट कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 570 डिवाइड बाई 0.031 करेंगे तो 18,387। ऑप्शन 1 हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने फाइंड आउट करनी है, कह रहे हैं सेल्स जो है वो 2000 की है और एट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना है। ये मार्कअप और मार्जिन जो एक कंसेप्ट है कॉस्ट काउंटिंग में, उसकी बेस का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर हम ट्रीट करेंगे 75%, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 25% है तो सेल्स हमारी कितनी होंगी, सेल्स हमारी 100% कंसीडर होंगी। सेल हमारी 100% है तो किस तरह, यानी जो चीज़ हमें नॉन होती है उससे डिवाइड करते हैं और जिस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे लिखा हुआ है, यानी 2000 है, 100% है, हमें फाइंड आउट है कि, लेकिन हमने फाइंड कितने करने हैं, 75%। कॉस्ट ऑफ सेल हमने फाइंड करना है तो 1500, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर इसमें उन्होंने पूछा होता कि आपने फाइंड करना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस तरह फाइंड करते, 2000 ये 100% है और प्रॉफिट हमारा कितना है 25%, तो 200 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई 25, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 500 का इसमें हमारा प्रॉफिट है। फिर बैंक रिकन्सिलिएशन के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि बैंक एज पर कैश बुक हमारे पास 1000 एडजस्टेड बैलेंस था, हमने फाइंड आउट करना है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैलेंस एज पर कैश बुक मैंने नीचे लिख दिया है, तो नीचे से जब ऊपर जाते हैं जो चीज़ पॉजिटिव हो रही है उसको नेगेटिव माइनस कर देना और जो चीज़ माइनस हो रही है उसको ऐड कर देना है। बैलेंस जो है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक था 1000 था, फिर अनप्रेजेंटेड चेक यानी हमने इशू कर दिया लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको कट ऑफ कर दिया है, डिडक्शन कर दी है। बाद में हमें पता चलता है कि अभी इसको प्रेजेंट नहीं किया गया, पहले हमने इसको लेस कर दिया था, अब इसको हम दोबारा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड बैक कर देंगे। इसी तरह अनक्रेडिटेड चेक और डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी हमने कोई चेक इशू कर दिया है जो अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, हमने चेक रिसीव कर लिया, बैंक में भी हो सकता है जमा करवा दिया, लेकिन बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। बैंक की लायबिलिटी होती है इसलिए वो हमारे अकाउंट को क्रेडिट करता है। तो ये माइनस, अगर बैंक एज पर बैंक स्टेटमेंट हमें दिया होता तो फिर ये माइनस होते कैश बुक फाइंड आउट करने के लिए, तो ये अभी इसमें ऐड बैक हो जाएंगे 1000 में, तो टोटल आंसर हमारा आ जाएगा 2000। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि रियाज के पास एवरेज इन्वेंट्री 36,000 CP है विद इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स। इफ़ द फर्म्स मेक अ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल, फाइंड द टोटल सेल। यहाँ पर भी अब सेल हमारी 75% कंसीडर होंगी, हमने फाइंड क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो नॉन होता है उस पर उसको हम डिवाइड करते हैं और जिसको फाइंड आउट करना होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन्वेंट्री हमारी 5 टाइम्स है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 0.25% है, 25% है, और इन्वेंट्री रेशो का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है सेल डिवाइड बाय इन्वेंट्री। 5 टाइम्स हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, सेल हमने फाइंड आउट करनी है
36,000 उन्होंने एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है, 36,000 इधर डिवाइड हो रहा है, अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180,000 आ जाएगा। सेल्स हमारी 75% है तो 180,000 डिवाइडेड बाय 75,000, तो हमारा आंसर 240 आई थिंक आ जाएगी। यस 240 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल व्हाट विल बी द पार्टनर्स कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स। कमीशन 65,000 है तो 11% उस पर कमीशन चार्ज होगा, तो क्या आएगा 7150। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सिंपल सा इसका मेथड है, मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। ये 65,000 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास बिफोर चार्जिंग कमीशन पार्टनर कमीशन 11% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आंसर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड सेल्स रेवेन्यूज 25,000 एंड अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज्ड बाय 8,000, यानी हमारी सेल्स जो है वो 25,000 की थी और अकाउंट रिसीवेबल जिनसे अभी हमने पैसे लेने हैं वो 8,000 है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव, यानी 8,000 की कैश अभी तक हमने नहीं ली, टोटल सेल्स हमारी 25,000 हैं, तो जो कैश हम रिसीव कर चुके हैं वो 17,000 है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परचेज एग्रीमेंट एंड हैड टू पे 1,000 पर मंथ, 3 payments were made via bank account but no entry was found in cash book. Identify the adjustment in cash book. 1,000 की हमने 3 पेमेंट्स ले चुके हैं लेकिन अभी तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन बताइएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बैंक के थ्रू, यानी बैंक में हमारे 1,000 रुपये आते रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होगा या हमें बताया नहीं गया, तो हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए हमने इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड बैक कर देना होता है, यानी ऐड कर देते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट एडजस्टमेंट इन कैश बुक, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। मैं इसको डार्क कर देता हूँ, यानी 3,000 विल बी एडेड टू द कैश बुक। कैश बुक में हम 3,000 ऐड कर देंगे तो हमारी बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक स्टेटमेंट जो है वो इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 5,000 डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट वाज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजस्टमेंट। करेक्ट एडजस्टमेंट यही है कि हम 5,000 जो है वो हमने 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट कैश बुक में हम 5,000 से इसको लेस कर देंगे। 10,000 से रिकॉर्ड कर लिया, यानी 5,000 10,000 कर दिया, 2 बार कर दिया, एक बार हम इसको लेस कर देंगे कैश बुक से, 5,000 विल बी क्रेडिटेड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है इसमें। उसके बाद है, हाउ मैनी पार्टीज़ आर जनरली फाउंडेड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, कितनी पार्टीज़ को फाउंड किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो इसमें दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 5, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये थी दोस्तों हमारी कुछ फाइनेंस के एमसीक्यूज़ जो कि डिफरेंट पेपर्स में आ चुके हैं, और किसी की क्वेरी भी थी कि हमें ये सॉल्व करके दीजिएगा, कैसे सॉल्व किए हैं, तो उसका आंसर था ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जो कि कॉपीड किया है गूगल से, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस तरह सॉल्व हुआ है। ना समझ आए तो कमेंट में फ़ीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका भी सॉल्यूशन समझा दिया जाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन है ये दोस्तों। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि फाइनेंस पे बेस कर रही थी। नेक्स्ट वीडियो तक हम आप सबसे एक बार फिर इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाते जाते एक बार फिर हमारा यूट्यूब चैनल MHN नॉलेज के नाम से इसको काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए।